गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने मैकियावेली पे बात कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उसके संप्रभुता संबंधी विचार और इसके अतिरिक्त हम उसके विधि संबंधी विचारों के ऊपर उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ तक संप्रभुता के संबंध में बात है, मैकियावेली ने बड़ा स्पष्ट तरीके से संप्रभुता को परिभाषित करने की कोशिश की है। चाहे बौंदा ने और चाहे और किसी भी विचारक ने जिस भी रूप के अंदर संप्रभुता को बताया, लेकिन मैकियावेली ने पूरी स्पष्ट रूप से उनको और ज़्यादा बताने की कोशिश की। मैकियावेली कहता है कि शासक को किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, शासक आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में आज़ाद होता हैगा, शासक अपनी मर्ज़ी से चाहे जो कर सकता हैगा। ये जो बात है कि शासक अपनी मर्ज़ी से चाहे जो कर सकता हैगा, वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी संप्रभुता की विशेषताओं को परिभाषित करता है। वो कहता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि संप्रभुता बाह्य तथा आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, इसी तरह से मैकियावेली कह रहा है कि उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। राजा की शक्ति के वर्णन से स्पष्ट है कि मैकियावेली के विचार में संप्रभुता को मुख्यतः लौकिकता, अविभाज्यता, एकात्मकता और धर्मनिरपेक्षता से गुणों युक्त मानता हैगा। और इससे ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के अविभाज्यता व एकात्मकता की बात करता है, लौकिकता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसका ये संप्रभुता का कंसेप्ट अपने आप के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीके का कंसेप्ट है। क्योंकि यही कंसेप्ट राज्य की ये जो महत्वपूर्ण व सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संप्रभुता को बताने की कोशिश करता है, जिसको मैकियावेली ने यहाँ पर बताने की बात की है। अगर मैकियावेली इस प्रकार की बात नहीं करता तो वास्तव में अगर वो संप्रभुता को विभाजित कर देता तो वहीं पे संप्रभुता कमज़ोर हो जाती है। राज्य के मामले के अंदर ये सही नहीं ठहरती। इसलिए मैकियावेली एक इस तरह का विचारक है जो कि मध्यकालीन युग के अंदर, जो आधुनिक युग की समाप्ति, आधुनिक युग का प्रारंभ कर रहा है, मध्य युग की समाप्ति कर रहा है, उसके अंदर संप्रभुता के कंसेप्ट को बड़ा अच्छी तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक विधायक या विधि संबंधी विचारों का संबंध है, तो मैकियावेली ने विधि और विधायन का वर्णन मानवीय स्वभाव के संदर्भ में किया है। उसने कहा कि राज्य द्वारा नागरिकों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु कानून की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि जब तक कानून नहीं होगा, जब तक नागरिक सही रूप के अंदर अपने तरीके से सही आचरण नहीं करेंगे, उनका नियंत्रण करने के लिए कानून आवश्यक है। राजतंत्र स्थायी इसलिए होता है क्योंकि वह कानूनी मर्यादाओं के मुताबिक कार्य करता है, ऐसा मैकियावेली का मानना है। कानून नागरिकों के कार्यों को केवल नियंत्रित और प्रतिबंधित ही नहीं करते, वरन वह नैतिक गुणों के विकास और चरित्र निर्माण का कार्य भी करते हैं, ऐसा मैकियावेली का कहना हैगा। क्योंकि जब कानून होंगे और एक तरह से प्रतिबंध होगा, नियंत्रण होगा, तभी एक तरह से अपन देखें तो नैतिक गुणों का विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा। लोग अपने हिसाब से उन सब गाइडलाइंस का, उन सब चीज़ों का पालन करेंगे जो कि एक नागरिक को करना चाहिए, और उनमें एक प्रकार का भय सदैव बना रहेगा कि यदि उन्होंने इसका पालन नहीं करा तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए वे अपना विकास करने की स्थिति में होते हैं, नैतिक गुणों का विकास करने की स्थिति में होते हैं, चरित्र का निर्माण करने की स्थिति में होते हैं। वो कहता है समाज भ्रष्ट हो जाता है तो उसका सुधार नहीं हो सकता, इसलिए उस समाज की बागडोर विधायक के हाथों में होनी चाहिए, यानी कानून के हाथों में होनी चाहिए। समाज का स्थायित्व व विकास विधि पर और विधायक की योग्यता एवं दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। यदि विधायक राजनीतिक कला को समझता है तो वह जो चाहे कर सकता है। विधायक न केवल राज्य का निर्माता होता है बल्कि संपूर्ण समाज का, समाज की नैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं का भी वह निर्माता होता है। इसलिए विधायक को बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से मैकियावेली ने परिभाषित करने की कोशिश की है। मैकियावेली के राष्ट्रवाद संबंधी विचार काफ़ी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। मैकियावेली का राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद है, वो पूरी तरह से और साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। मैकियावेली एक ऐसा राष्ट्रवादी है जो राज्य के विस्तार करने, युद्ध करने और अन्य राज्यों के प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाने की बात करता है। ये उसकी कट्टरता का द्योतक है, ये उग्र राष्ट्रवाद का द्योतक है। इस प्रकार की स्थितियां जिससे आगे जाके कई शासक प्रभावित हुए हैं, उनमें से ये मैकियावेली का उग्र राष्ट्रवाद है। मैकियावेली के राष्ट्रवादी विचार भावावेश न होकर हकीकत हैं, क्योंकि वह केवल राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक है और राष्ट्रवादियों की गतिविधियों में शामिल भी होता है। इस प्रकार की बात है, यानी खाली सैद्धांतिक आधार के ऊपर वो राष्ट्रवाद का समर्थक का प्रतीक नहीं है, वो स्वयं उसका पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो उसका समर्थन कर रहा है, उसमें शामिल हो रहा है। इस प्रकार की बात उसके अंतर्गत की है। अगर अपन देखें कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में अगर मैकियावेली को देखने की कोशिश करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन के रूप में भी देखा जाता है, तो हम देखेंगे कि मैकियावेली के
जिन कारणों या विचारों के कारण उसे राजनीतिक चिंतन का जनक, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक समझा जाता है। और राजनीतिक चिंतन में उसकी जो महत्वपूर्ण देन है वो निम्नलिखित है। नंबर 1, मैकियावेली ने धर्म व नैतिकता व राजनीति से अलग करके राजनीति विज्ञान में स्वायत्तता एवं अनुशासन के हित के में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, यानी कि पहला विचारक है जिसने धर्म व नैतिकता को राजनीति से अलग किया। नंबर 2, मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक पद्धति एवं प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाया। नंबर 3, मानवीय स्वभाव का वास्तविक व तरीके से खुलासा करने वाला विचार कहा जा सकता है मैकियावेली। नंबर 4, मैकियावेली ने राजनीति को राज्य संबंधी सिद्धांतों से संपन्न करने की कोशिश की। नंबर 5, मैकियावेली ने राजा की शक्ति का अविभाज्य, निरंकुश और सर्वोच्च बताकर संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि आधुनिक युग के अंदर एक राज्य की सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम विशेषता कही जा सकती है कि। नंबर 6, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्र राज्य है एवं राष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण विशेषता व एकता व संप्रभुता जो है वो उसका प्रतीक है। ये अपने आप के अंदर मैकियावेली की महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है कि जिस कंसेप्ट को प्राचीन काल के अंदर चाणक्य ने राष्ट्र राज्य की परिकल्पना की थी, उसी राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को मैकियावेली ने बताने की कोशिश की है। नंबर 7, उसने समकालीन राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया है और राजनीति विज्ञान के नए नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया है, यानी परंपरागत तरीके से सारी चीज़ों को नहीं अपना के एक नवीन तरीके से नए आयाम के अंदर देखने की कोशिश करी और उन सिद्धांतों को उसने बताने का प्रयास किया है। नंबर 8, मैकियावेली के यथार्थवादी विचारों के कारण उसे आधुनिक युग का प्रथम यथार्थवादी विचारक भी माना जाता है, क्योंकि उसने जो है उसी पे बात की, क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करने से बचता रहा। नंबर 9, मैकियावेली के दर्शन में के अध्ययन में उसमें व्यक्तिवादी उपयोगितावादी सिद्धांतों को जन्म दिया और यही कारण है कि बाद में व्यक्तिवाद, उदारवाद जैसे सिद्धांत आगे अगर देखने को बढ़े या उपयोगितावादी सिद्धांत में बेंथम मिल ने बात करी तो वो मैकियावेली की देन कही जा सकती है कि। नंबर 10, मैकियावेली राजनीतिक दार्शनिक की भांति साध्यों पर नहीं बल्कि राजनीतिक वैज्ञानिक की भांति साधनों पर बल देता है। उसका स्पष्ट रूप से ये है कि साधन किस तरह के होने चाहिए, जब भी साध्य से अपने आप के अंदर जाके सही ठहरे, इस प्रकार की स्थितियाँ उसने बताने की कोशिश करी। और लास्ट, मैकियावेली ने नैतिकता का दोहरा मापदंड निर्धारित करता है, यानी कि व्यक्तिगत नैतिकता को अलग पता है और सार्वजनिक नैतिकता को अलग बताने यानी राज्य की नैतिकता को अलग स्तर के पर परिभाषित करता है। ये उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से खूबी कही जा सकती है और इसीलिए मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक था, ऐसा माना जा सकता है। और मैकियावेली आधुनिक चिंतन का जनक भी कहा जा सकता है। यही उसकी सर्वप्रथम व सर्व महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है और एक तरह से उसे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो कि उसकी आधुनिकता व उसके नवीन विचारों के कारण या उसके वैज्ञानिकता के कारण ही कहा जा सकता है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।